brought to you by Kuku FM. Download the app now. सबसे पहले दो बयान सुन लीजिए। पहला, मैं पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद का बेटा हूँ। आत्मसमर्पण जैसा कोई भी शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। दूसरा बयान तालिबान की तरफ से आया। क्या? पंजशीर में स्थानीय अधिकारियों ने हार स्वीकारने से इनकार कर दिया है। इस्लामिक अमीरात के सैकड़ों लड़ाके पंजशीर की तरफ निकल चुके हैं। पहला बयान अहमद मसूद का है। वो पंजशीर में तालिबान विरोधी लड़ाकों की कमान संभाल रहे हैं। पंजशीर अफगानिस्तान का इकलौता ऐसा प्रांत है जो तालिबान के नियंत्रण से बाहर है। 1986 से साल 2001 के बीच तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन किया था। उस समय भी पंजशीर उसके हाथ नहीं लग पाया। अब की बार तालिबान पंजशीर पर कब्जा कर वो दाग मिटाना चाहता है। पंजशीर पर कब्जे का मतलब है अफगानिस्तान पर एकाधिकार। इस मकसद को पूरा करने के लिए तालिबान ने अपने लड़ाकों को रवाना कर दिया है। क्या तालिबान अपने इतिहास को बदलने में कामयाब हो पाएगा? क्या अहमद मसूद के लड़ाके तालिबान को टक्कर दे पाएंगे? पंजशीर की लड़ाई किस तरह से अफगानिस्तान के इतिहास का नया अध्याय लिख सकती है? साथ में सुनाएंगे 4 दशक पुराने एक एयरलिफ्ट ऑपरेशन का किस्सा। आपने काबुल एयरपोर्ट पर छोटे छोटे बच्चों को बाहर निकाले जाने की तस्वीरें देखी होंगी। 46 साल पहले भी अमेरिका ने बच्चों को बचाने के लिए एक हैरत अंगेज ऑपरेशन चलाया था, लेकिन ऐन मौके पर कुछ ऐसा हुआ कि सबकी जान खतरे में पड़ गई थी। क्या थी वो पूरी कहानी? सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। पहले अतीत की बात। साल 1979 दिसंबर के महीने में सोवियत सेना अफगानिस्तान में दाखिल हुई। काबुल में कठपुतली सरकार बिठाने के बाद सोवियत संघ ने ग्रामीण इलाकों की तरफ रुख किया। अफगानिस्तान की सरकार और सोवियत आर्मी साथ मिलकर अपने मिशन में जुटी। उस समय लग रहा था कि सोवियत सेना आसानी से पूरे देश पर कब्जा जमा लेगी, लेकिन कुछ समय बाद ही यह अनुमान गलत साबित होने लगा। अमेरिका और पाकिस्तान के सपोर्ट से मुजाहिदीनों ने सोवियत सेना को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सोवियत सेना को सबसे कड़ी टक्कर मिली हिंदुकुश पहाड़ियों की तलहटी में बसे पंजशीर में। वहां अहमद शाह मसूद अपने लड़ाकों के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। बाद में कई और मुजाहिदीन फाइटर्स उनके साथ आ मिले। सोवियत संघ ने 1980 से 1985 के बीच पंजशीर पर 9 बार हमला किया। सोवियत सेना प्रशिक्षित थी, उनके पास बेहतर हथियार थे। वे पूरी प्लानिंग के साथ पंजशीर पर हमला करते थे, लेकिन उन्हें कभी निर्णायक जीत हासिल नहीं हो पाई। उल्टा हर बार उन्हें और अधिक नुकसान झेलकर वापस भागना पड़ा। उस लड़ाई के अवशेष आज भी पंजशीर घाटी में बिखरे हुए हैं, जंग खाए टैंकों और तबाह हेलीकॉप्टर्स की शक्ल में। फरवरी 1989 में आखिरी सोवियत सैनिक अफगानिस्तान से बाहर निकल गया। इसके बाद कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के लिए लड़ाई चली। अप्रैल 1992 में नजीबुल्लाह ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मुजाहिदीनों ने सरकार बनाई। अहमद शाह मसूद इस सरकार में रक्षा मंत्री बने। ये सरकार सितंबर 1996 तक काबुल की कुर्सी पर काबिज रही। तालिबान के आने के बाद अहमद शाह मसूद को काबुल छोड़कर भागना पड़ा। पंजशीर घाटी ने एक बार फिर उनको पनाह दी। यहीं से तालिबान के खिलाफ जंग का बिगुल फूंका गया। अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में नदन अलायंस का गठन हुआ। नदन अलायंस कभी तालिबान के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाया, लेकिन उसने पंजशीर को अपने हाथ से कभी निकलने नहीं दिया। पंजशीर घाटी तालिबानियों की कसक रही है। वे ये दावा कभी नहीं कर पाए कि पूरा अफगानिस्तान उनके नियंत्रण में है। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया। नाटो सेनाओं के साथ मिलकर उन्होंने 2 महीने में ही तालिबान को पहले काबुल और बाद में कंधार से खदेड़ दिया। 2 दशक के बाद तालिबान ने पूरा सीन पलट दिया है। विदेशी सेनाएं वापस लौट रही हैं, वो भी अफरा तफरी में। काबुल की कुर्सी पर तालिबान की वापसी हो चुकी है, पहले से मजबूत और हिंसक स्वरूप में। लेकिन एक चीज जो जस की तस बनी हुई है वो है पंजशीर घाटी। इस दफा भी ये घाटी अभी तक अजेय है। इस बार भी पंजशीर घाटी तालिबान के खिलाफ लड़ाई के लिए कमर कसकर तैयार है। इस बार विद्रोह की कमान अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के हाथों में है। उनका साथ दे रहे हैं अमरुल्लाह सालेह। वो अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के मुखिया रह चुके हैं। तालिबान के आने से पहले तक वो अशरफ गनी की सरकार में उपराष्ट्रपति थे। गनी के देश छोड़कर भागने के बाद उन्होंने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया हुआ है। 22 अगस्त को अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि तालिबानी पंजशीर के मुहाने तक पहुंच आए थे, लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। रेजिस्टेंस फोर्सेस ने सालंग हाईवे को भी बंद कर दिया है।
सालंग हाईवे हिंदुकुश पहाड़ियों तक पहुंचने का मुख्य रास्ता है। साले ने चुनौती भरे लहजे में यह भी लिखा कि तालिबान को कुछ इलाकों में घुसने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। कई जगहों पर सैकड़ों तालिबानियों के मारे जाने की बात चल रही है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। अमरुल्लाह साले का दावा है कि उनके लड़ाके तालिबान को पंजशीर पर कब्जा नहीं करने देंगे। इस दावे में कितना दम है? जानकारों का कहना है कि इस बार तालिबान को रोक पाना लगभग नामुमकिन है। उनका कहना है कि इस बार का तालिबान पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने कहा था कि वो अब और हमले नहीं करेगा। मतलब ये कि जिन इलाकों पर उसका नियंत्रण नहीं हुआ है वो इलाके बचे रहेंगे। हालांकि अब वो अपने कहे से पीछे हट गया है। उसने पंजशीर पर हमले के लिए अपने लड़ाकों को रवाना कर दिया है। तालिबानी लड़ाके पंजशीर को घेर कर बैठ चुके हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अब दूसरी वजह क्या है? पिछले हफ्ते अहमद मसूद ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा था। इसमें उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी थी तालिबान से लड़ने के लिए हथियारों और बाकी दूसरे संसाधनों की। मसूद ने लिखा था कि उनके लोग तालिबान से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास जो असला है वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। अगर मसूद की इस बेबसी की तुलना तालिबान से की जाए तो उसकी जीत निश्चित नजर आती है। तालिबान के पास वेपन्स की कोई कमी नहीं है। उन्होंने विदेशी सेनाओं के बेस से हथियार लूटे हैं। इसके अलावा पूरा सरकारी तंत्र तालिबान के हाथ में है। पाकिस्तान भी तालिबान को खुला सपोर्ट करता है। इस वक्त जो हालात हैं, अहमद मसूद के गुट को शायद ही कोई देश सपोर्ट करे। विदेशी सरकारें अपने लोगों को बाहर निकालने में इस कदर व्यस्त हैं कि उन्हें कुछ और सूझ ही नहीं रहा। ये देश सोवियत संघ और अमेरिका की हार का सबक भी नहीं भूले होंगे। ऐसे में अहमद मसूद को मदद मिलने की गुंजाइश बेहद कम है। जो नेता एक समय अहमद शाह मसूद के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ लड़े थे, उन्होंने भी हाथ छोड़ दिया है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई तालिबान के साथ मिलकर सरकार बनाने की रणनीति बना रहे हैं। एक समय अहमद शाह मसूद के सबसे करीबी रहे अब्दुल्ला तालिबान के साथ हाथ मिला चुके हैं। अहमद मसूद इस स्थिति को भांप चुके हैं। उन्होंने अपील की है कि अगर तालिबान समावेशी सरकार बनाने की पहल करता है तो वो बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा था कि अगर बात लड़ाई पर आए तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे। अभी पंजशीर में क्या चल रहा है, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने कहा है कि पंजशीर में लड़ाई शुरू हो चुकी है। वहीं अहमद मसूद ने कहा है कि उन्हें घाटी में तालिबान का कोई निशान अभी तक नहीं दिखा। दावा किया जा रहा है कि पंजशीर घाटी को लेकर अगले कुछ दिनों में निर्णायक खबर आ सकती है। यही अफगानिस्तान पर तालिबान के एकाधिकार का खाका तय करेगी। अफगानिस्तान में और क्या चल रहा है? पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो 21 अगस्त के बाद भी यूएस आर्मी काबुल में तैनात रहेगी। अमेरिका ने सभी सैनिकों को निकालने के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन तय की थी। तालिबान ने इस डेडलाइन में ढील देने से मना कर दिया है। उसने कहा है कि अगर डेडलाइन का पालन नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जिन भी देशों के नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हैं, उन्होंने एयरलिफ्ट मिशन तेज कर दिया है। अमेरिका ने इस मिशन के लिए पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स को भी तैनात किया है। पिछले कुछ दिनों में आपने काबुल एयरपोर्ट पर छोटे छोटे बच्चों को एयरलिफ्ट किए जाने की बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी। एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिसमें एक नवजात बच्चे को दीवार पर खड़े सैनिक के हाथ में दिया जा रहा है ताकि उसे किसी तरह अफगानिस्तान से बाहर निकाला जा सके। उन तस्वीरों को देखकर 4 दशक पुरानी एक घटना याद आती है। वियतनाम वॉर के दौर की, साल 1975 की बात है। अप्रैल का महीना था। वियतनाम वॉर में अमेरिका की हार लगभग तय हो चुकी थी। यूएस आर्मी के पास अब साइगोन ही बचा था। वियतनाम वॉर के समय साइगोन दक्षिणी हिस्से की राजधानी थी। इसे अब हो ची मिन्ह सिटी के नाम से जाना जाता है। जल्दी ही साइगोन भी दुश्मनों के हमले की चपेट में आ गया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जेराल्ड फोर्ड। उन्होंने ऐलान किया कि वॉर के दौरान साउथ वियतनाम के अनाथ बच्चों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। उन बच्चों की परवरिश की व्यवस्था अमेरिका में होनी थी। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन बेबी लिफ्ट। 4 अप्रैल 1975 को पहला प्लेन साइगोन से उड़ा, 250 बच्चों और 78 सैनिकों के साथ। कई बच्चे तो इतने छोटे थे कि उन्हें आरामदायक टोकरी में रखकर प्लेन की सीट पर सुलाया गया था। प्लेन को हवा में उड़ान भरे 12 ही मिनट हुए थे कि उसमें खराबी आ गई। प्लेन को वापस एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा गया, लेकिन प्लेन एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही धान के खेत में क्रैश हो गया। प्लेन में सवार 78 बच्चों और 35 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी बच्चों को बाद में दूसरे प्लेन से रवाना किया गया।
ऑपरेशन बेबी लिफ्ट साइगोन पर विद्रोहियों के कब्जे तक चला। इस दौरान अमेरिका ने तकरीबन 3000 बच्चों को बाहर निकाल लिया था। इनमें से अधिकतर को सैन्य परिवार ने गोद लिया। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी नाइजीरिया से है। 5 जुलाई को काडुना स्टेट में अपराधियों ने 100 से अधिक बच्चों का अपहरण कर लिया था। ये सभी बच्चे बेथल बैप्टिस्ट स्कूल में पढ़ते थे। इनमें से 15 बच्चों को 22 अगस्त को रिहा कर दिया गया। अब तक कुल 56 बच्चे छूट कर आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिहाई के बदले किडनैपर्स को अच्छी खासी रकम दी गई, एक बच्चे के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए। अभी भी 65 से अधिक बच्चे किडनैपर्स के चंगुल में फंसे हैं। पुलिस का कहना है कि वे सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पिछले 2 महीने में उनकी एक भी कोशिश सफल नहीं हो पाई है। दिसंबर 2020 से अब तक 1000 से अधिक स्कूली बच्चों का अपहरण हो चुका है। फिरौती देने के बाद इनमें से अधिकतर बच्चे अपने घर लौट आए। सरकार लगातार ये अपील करती रही है कि किडनैपर्स को फिरौती न दी जाए, लेकिन जब बच्चों को सुरक्षा देने की बात आती है उसमें सरकारी तंत्र पिछड़ जाता है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी इटली से है। इटली के सार्डिनिया द्वीप पर लोग एक अनोखे मिशन में जुटे हैं। ये मिशन है 2000 साल पुराने जैतून के एक पेड़ को बचाना। इस पेड़ के साथ क्या हुआ था? पिछले कुछ हफ्ते से इटली वाइल्ड फायर से परेशान था। इसी दौरान जैतून के पेड़ में भी आग लग गई। ये पेड़ 2 दिनों तक आग में झुलसता रहा। अब जब आग थमी है, लोग अवशेषों के सहारे उसे फिर से जिंदा करने में जुटे हैं। वाइल्ड फायर के दौरान मिट्टी का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। सबसे पहले उसमें ठंडा पानी डाला गया। पड़ोस के एक गांव ने वाटर टैंक दिया। प्लम्बर ने पेड़ तक पानी पहुंचाने के लिए इरिगेशन सिस्टम तैयार किया। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इक्विपमेंट्स दान किए। कंपनी पेड़ के लिए शेड भी तैयार कर रही है ताकि सूरज की तपन से कोई परेशानी ना हो। इस तरह पूरा गांव मिलकर पेड़ को बचाने में जुट गया है। जहां ये सब हो रहा है, वो इनकम के लिए पूरी तरह से जैतून के पेड़ पर ही निर्भर था। आग ने वहां के 90% पेड़ों को खाक कर दिया है। जिस पेड़ को बचाने की कोशिश हो रही है वो उनमें सबसे पुराना था। लोगों का कहना है कि ये पेड़ उनकी पहचान का हिस्सा था। वे इसे यूं ही बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर सब ठीक रहा तो सितंबर-अक्टूबर तक पेड़ में पत्तियां निकलने लगेंगी। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अपनी विरासत की कद्र करते रहिए, उसे संजोए रहिए, अपना ख्याल रखिए। कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। शुभ रात्रि।